नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं हिंदी शिक्षण विद्या भाग 3 लेकर आई हूँ। इससे पहले भाग 2 और 1 अपलोड किया जा चुका है। यह जो शिक्षण विद्या है रीट, एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट ऑल इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है। ये टोटल 15 प्रश्न हैं। इनमें से करिए और अपना मूल्यांकन स्वयं करें कि आपके कितने सही होते हैं। यह जो शिक्षण विद्या है ये आरबीएससी के साथ साथ जो एनसीईआरटी होती है उनकी किताबों से निर्मित है। यह परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखते हैं। ओके, तो आज का देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। आज का पहला प्रश्न जो है ये भाग 3 है। पहला प्रश्न है, संधि और समास पढ़ाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण विधि है। अगर बच्चे को संधि और समास पढ़ाना है तो उसके लिए सर्वोत्तम शिक्षण विधि कौन सी मानी जाएगी? आगमन निगमन विधि, अर्थबोध प्रणाली, व्याख्या विधि या फिर तुलनात्मक प्रणाली। हमें बच्चे को संधि और समास पढ़ाना है, उसके लिए सबसे कह सकते हैं जो उत्तम विधि होगी वो होगी आगमन और निगमन विधि। कैसे? क्योंकि आगमन विधि में क्या होता है, बच्चे को पहले उदाहरण दिया जाएगा, फिर बच्चा उस उदाहरण का निरीक्षण करेगा, परीक्षण करेगा और लास्ट में नियम तक पहुंचेगा। ठीक इसका विपरीत जो होता है वो होता है निगमन विधि में। पहले बच्चे को नियम बता दिए जाएंगे, वो नियम के आधार पर जो उदाहरण दिए जाएंगे उनको सॉल्व करेगा। यानी कि सबसे बेस्ट विधि मानी जाएगी वो मानी जाएगी आगमन और निगमन विधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगमन और निगमन विधि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। भाषा का मेरुदंड किसे कहा जाता है? भाषा का मेरुदंड किसे कहा जाता है? पद्य को, गद्य को, व्याकरण को या फिर अ और ब दोनों को? तो भाषा का मेरुदंड किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है व्याकरण को। तो इसका आंसर हो जाएगा स व्याकरण। पद्य और गद्य किसके भाग होते हैं? तो ये होते हैं काव्य शास्त्र के भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा स व्याकरण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। टेलीविज़न सहायक सामग्री है? श्रव्य, दृश्य, दृश्य श्रव्य या इनमें से कोई नहीं। तो जो टेलीविज़न है वो सहायक सामग्री हो जाएगी कौन सी? दृश्य और श्रव्य। क्योंकि टेलीविज़न यानी कि टीवी जो होती है उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रायोजना एक समस्या प्रधान कार्य है जो अपनी प्रायोजना एक समस्या प्रधान कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। यह परिभाषा किस शिक्षाशास्त्री ने दी है? यानी जो परिभाषा दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है ये पूछा गया है। बेलाई के द्वारा, किलपैट्रिक के द्वारा, स्पेंसर के द्वारा, स्टीवेंसन के द्वारा। तो ये जो परिभाषा है ये दी गई है स्टीवेंसन के द्वारा। क्या है परिभाषा? कि प्रायोजना एक समस्या प्रधान कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। यह परिभाषा दी है स्टीवेंसन ने। इसका आंसर हो जाएगा द स्टीवेंसन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। चिड़ियाघर का उपयोग, चिड़ियाघर का उपयोग किस शिक्षण विधि में किया जा सकता है? चिड़ियाघर का उपयोग किस शिक्षण विधि में किया जा सकता है? प्रायोजना विधि में, पर्यटन विधि में, प्रयोग प्रदर्शन विधि में या फिर अन्वेषण विधि में? तो चिड़ियाघर का जो प्रयोग है वो किया जाएगा पर्यटन विधि में। इसका आंसर हो जाएगा ब पर्यटन विधि। अब पर्यटन विधि में कैसे? क्योंकि इसमें होगा कि बालकों को वास्तविक ज्ञान दिया जाता है, जो ज्ञान क्या हो जाता है उनके लिए स्थायी बन जाता है। तो चिड़ियाघर में कह सकते हैं बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कह सकते हैं प्रकृति होती है। तो अगर बच्चों को वो दिखाएंगे तो वो जो कह सकते हैं खुद वास्तविक ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, तो इसका आंसर क्या था? ब पर्यटन विधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत विधि है? सूक्ष्म शिक्षण विधि, भूमिका निर्वाह विधि, दल शिक्षण विधि या उपर्युक्त सभी? पूछा गया है शैक्षिक नवाचार यानी शिक्षा के अंतर्गत जो नए अलग अलग प्रकार की विधियाँ हैं उनमें सबसे कह सकते हैं उनमें कौन सी शामिल है ना? तो अ है सूक्ष्म शिक्षण विधि। सूक्ष्म शिक्षण विधि में क्या होता है? 5 से 10 मिनट का शिक्षण करवाया जाता है। भूमिका निर्वाह एक नाटक की तरह होता है
और दल शिक्षण में 1 या 2 शिक्षक सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। तो शैक्षिक नवाचार में आजकल ये सभी विधियाँ उपयोग में लाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। खेल में क्रिया की प्रमुखता है। खेल में क्रिया की प्रमुखता है और उसकी उपयोगिता क्रिया में निहित है, यह कथन है। यानी परिभाषा दी गई है कि खेल में क्रिया की प्रमुखता है और उसकी उपयोगिता क्रिया में निहित है। ये किसने कहा है? मैकडूगल ने, मॉन्टेसरी ने, फ्रॉबेल ने या गांधी जी ने? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है मैकडूगल के द्वारा। आंसर हो जाएगा मैकडूगल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से हो सकती है? विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से हो सकती है? अति लघुत्रात्मक, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक या फिर लघुत्रात्मक प्रश्न? तो हमें विचारों की अभिव्यक्ति अगर करनी है या बच्चे से करवानी है तो उसके लिए जो बेस्ट प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे निबंधात्मक, यानी आंसर हो जाएगा स निबंधात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ में ऑप्शनल रहता है, यस और नो में आंसर देना होता है। अति लघुत्रात्मक के सिर्फ 1 लाइनर आंसर होते हैं और लघुत्रात्मक में 3 से 4 पंक्तियाँ होती हैं। तो इसमें विचारों की अभिव्यक्ति अच्छे से नहीं हो पाती है। तो विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं या अच्छा जो प्रश्न निर्माण है वो है निबंधात्मक प्रश्न। तो आंसर क्या है? स। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। पिछड़ेपन के कारण हैं शारीरिक दोष, बुद्धिता, आर्थिक परिस्थितियाँ या फिर उपयुक्त सभी। पिछड़ेपन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? शारीरिक दोष भी हो सकता है, बिल्कुल। बुद्धिता भी हो सकती है यानी कमजोरी। आर्थिक परिस्थितियाँ भी होती है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? द उपर्युक्त सभी पिछड़ेपन के कारण हो सकते हैं या होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जिसमें, सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी होगी? जिसमें बहुत प्रश्न हो, बहुत सहायक सामग्री हो या बहुत क्रियाएं हो या फिर विद्यार्थी पर आधारित क्रिया हो। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा द, कि सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होगी जिसमें विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो, यानी कि वह विधि सबसे उपयुक्त होगी जिसमें बालक क्रियाशील रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द, विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है? वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है? मौन वाचन, अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन या निबंधात्मक शिक्षण? तो गद्य शिक्षण में प्रयुक्त होने वाला वाचन है मौन वाचन। इसका आंसर हो जाएगा मौन वाचन। मौन वाचन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है द्रुत वाचन और एक होता है गहन वाचन। मौन वाचन वो होता है जो मन ही मन में एकाग्रचित होकर के शिक्षण किया जाए या वाचन किया जाए, वो हो जाएगा मौन वाचन। द्रुत वाचन का मतलब होता है मन ही मन तेज गति से पढ़ना, और गहन वाचन का मतलब हो जाएगा कि मन ही मन ध्यान लगाकर पढ़ना, गंभीर रूप से पढ़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौन वाचन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। पहली कक्षा में हिंदी शिक्षण का प्रारंभिक शिक्षण कैसे करेंगे? कक्षा 1 है, उसमें हिंदी विषय पढ़ानी है, तो हम उसका शिक्षण कैसे करेंगे? शब्द पठन द्वारा, वर्ण पठन द्वारा, वाक्य पठन द्वारा या चित्र पठन द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा द, चित्र पठन द्वारा। क्योंकि बालक अभी प्रारंभिक शिक्षण शुरू कर रहा है, उसे कुछ नहीं पता है, तो हम उसे चित्र के माध्यम से कह सकते हैं पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा द, चित्र पठन द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। हिंदी भाषी राज्य नहीं है, पूछा गया है हिंदी भाषी राज्य नहीं है, कौन सा आंसर होगा इसका? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात या हरियाणा? तो जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है वो है गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा स, गुजरात। अब बात ये आती है कि हिंदी भाषी राज्य कितने हैं? तो वो हो जाएंगे 9 और 2 हो जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है। 9 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। और जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है वो हो जाएंगे दिल्ली और चंडीगढ़। तो इसका आंसर क्या था? स, गुजरात। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14।
शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं 5, 7, 3, 8। तो शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं, कितने होते हैं? 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। 3 कौन कौन से होते हैं? एक होता है ज्ञानात्मक, एक होता है भावात्मक और एक होता है क्रियात्मक। ये तीनों ही शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। तो इसका आंसर क्या था? 3। अगला और आखिरी प्रश्न देखिए, भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनाने के लिए, साहित्यकार बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए। तो भाषा की शिक्षा ज़रूरी नहीं है कि विद्वान बनाने के लिए दी जाए या भाषा से वो साहित्यकार ही बने या फिर मनोरंजन के लिए ही हो, ऐसा नहीं है। भाषा की जो शिक्षा दी जाती है वो इम्पोर्टेंट है कि वो अर्थ ग्रहण करे उसका और अभिव्यक्ति प्रस्तुत करे। ये अभिव्यक्ति नहीं है, अभिव्यक्ति है। यानी भाषा की शिक्षा देना अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा अ। ओके, तो ये थे टोटल 15 प्रश्न। आपके कितने सही होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।